आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अनुभूति भटनागर न्यू फ्यूजन की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ और सर्वप्रथम स्वागत करती हूँ मिस्टर दीपक बजाज जी का, जिन्होंने अपना समय निकालकर हमारा आग्रह स्वीकार किया और आज वो उपस्थित हैं आप सभी को अपनी लाइफ की बहुत सारी बातें बताने के लिए। और मैं स्वागत करती हूँ हमारे सभी मेंबर्स का, जो न्यू फ्यूजन की जो टीम है यहाँ पर जुड़ी है, और अपने सारे बच्चों का। उसी के साथ सर्वप्रथम मैं आप सभी को आज गणतंत्र दिवस की बहुत सारी बधाइयां देती हूँ। आज हमने 71 वर्ष पूरे किए हैं गणतंत्र दिवस के, और हम 72वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। तो एक बार सभी से मेरा आग्रह है कि हम इस कार्यक्रम की शुरुआत पहले एंथम से करेंगे, राष्ट्रीय गान से करेंगे। तो अपने स्थान पर अगर हम खड़े हो जाएं और तो हम उसकी शुरुआत करते हैं। तो सभी से मेरा आग्रह है कि हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे सब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। तो इसी के साथ हमारा थोड़ा सा आज नेटवर्क की इशू की वजह से थोड़ा कार्यक्रम में थोड़ा व्यवधान आ रहा है। तो हमारे बच्चे आज पार्टिसिपेट करने वाले थे सभी और कुछ सबको कार्यक्रम हमने सौंपा हुआ था। किसी की कुछ जिम्मेदारी थी, किसी की कुछ जिम्मेदारी थी, लेकिन एक पूरा एरिया में आज नेटवर्क का बहुत ज्यादा इशू है। वो लोग आवाज उन तक हमारी पहुंच नहीं रही है या उनकी हमारे तक नहीं आ रही है। तो इसी के साथ फिरोज को मैंने एक दायित्व सौंपा हुआ था कि वो दीपक जी का परिचय दें, और तो शायद वो अब कार्यक्रम मेरे पास ही आ चुका है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर मैं किसी और को दे भी नहीं पाई जब अभी पता चला। तो मैं सर्वप्रथम दीपक जी का परिचय बच्चों आपके सामने और टीम के सामने रखना चाहती हूँ, और जो भी हमारे दर्शक हमारे फेसबुक से हमारे पास जुड़े हुए हैं सबके सामने मैं रखना चाहती हूँ। दीपक जी के बारे में जितना बताया जाए उतना कम है। इतना कुछ किया है इन सालों में दीपक जी ने, और मैंने बहुत नजदीक से दीपक जी को काम करते देखा है, क्योंकि बहुत सालों से मैं दीपक जी को जानती हूँ, पूरे परिवार को जानती हूँ। और सर टॉप रैंकिंग इंस्टीट्यूट से MBA है। आप जोश टॉक स्पीकर हैं और आप पिछले 17 सालों से ट्रेनिंग दे रहे हैं। आपने अभी तक 8 लाख से अधिक लोगों के को लाइव इवेंट्स के माध्यम से ट्रेन किया है, कोच किया है। और सर की जो 2 किताबें हैं अभी तक आई हैं, और दोनों ही किताबें नंबर 1 बेस्ट सेलिंग बुक्स हैं, और अभी तक 5 भाषाओं में अनुवादित हो चुकी हैं। उनका अनुवाद जो है 5 भाषाओं में हो चुका है। और सर का जो YouTube चैनल है जिस पर लाखों लोग जुड़े हैं, वो करीब 100 से ज्यादा देशों में देखा जाता है, और युवा जो है आज के सर को बहुत फॉलो करते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर से। और मैं भी बहुत सारे वीडियोस दीपक जी के देखती रहती हूँ और काफी कुछ मुझे भी सीखने को मिलता है। थैंक यू। तो दीपक जी, हम आपसे बात करना शुरू करें उससे पहले हमारे साथ सागर हैं, सागर चौधरी, जो कि उत्तर प्रदेश से हैं और हमारे
इवनिंग का जो कार्यक्रम है उसमें है, तो वो हम सभी के सामने आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो वो हम एक बार सागर जी से गीत सुनते हैं, फिर हम आपसे बातें करना शुरू करते हैं। तो सागर, आप अनम्यूट करके, आपको आवाज आ रही है सागर? सागर, सागर, शायद सागर के अभी नेटवर्क इशू है, अभी बहुत ज्यादा आज नेटवर्क इशू हुआ है। चलिए थोड़ी देर में फिर सागर से हम बात करेंगे, या तो सागर के पास हम बाद में चलेंगे। तो हमने दीपक जी, जब हमने डिसाइड किया कि आप आ रहे हैं और जब ये सारा कार्यक्रम हुआ आपके आने का, तो हमारी जो टीम है, हम सब जो साथ में काम करते हैं और सब बच्चों को मैंने पूछा कि आप हमारे साथ आ रहे हैं और आपने कुछ बचपन की बातें, जिस उम्र में वो आज हैं, जिस एज में बच्चे हैं, उस एज की बातें वो आपसे कर सकते हैं। क्योंकि कई बार हमारे दिमाग में ये होता है कि हम कैसे क्या करें, आखिर कैसे हम आगे बढ़ें, क्या हम, बच्चों के दिमाग में बहुत सारी चीजें, ये दुविधाएं चलती हैं कि क्या मेरे साथ भी जो हो रहा है, क्या ऐसे ही हमारे बड़ों के साथ भी हुआ था? क्या हमारे मम्मी पापा ने या हमारे आसपास में भी लोगों ने वही सब सहन किया था? या फिर उनके दिमाग में सबसे ज्यादा ये होता है कि क्या जो एक्सपीरियंस हम लोग, जो आम जनता है वो करती है, तो क्या सेलिब्रिटी भी वही एक्सपीरियंस शेयर वो करते हैं? या जो लोग इतना आगे बढ़ गए हैं, क्या उनके साथ भी वही सब कुछ होता है? तो हमने जब बहुत सारे प्रश्न बच्चों से हमने मंगवाए, तो बच्चों ने बहुत सारे प्रश्न हमारे पास भेजे और हमने उसको जब क्लब किया तो हमारे सामने कुछ मेन पॉइंट निकल कर आए। तो आज कुछ बच्चे हैं, उनमें से वो कुछ प्रश्नों को जानना चाहेंगे और कुछ प्रश्न है वो सर्वप्रथम आपसे करना चाहेंगे। फिर ये हम प्रश्न और उत्तर की श्रृंखलावली खत्म करेंगे, फिर आप जो बच्चों के साथ बांटना चाहें वो बांटिएगा। तो एक बार अगर आपका परमिशन हो तो मैं बच्चों को बुलाऊं और बच्चों से बोलूं कि वो क्या। जी, तो सर्वप्रथम प्रियंका है हमारे पास। प्रियंका, आप क्या प्रश्न है आपका? आपको क्या प्रश्न करना चाहते हैं आप सर से? नमस्ते सर। नमस्ते प्रियंका। सर, जैसे कि मैंने बहुत लोगों को देखा है सर, आपको कभी किसी ने आपके लुक को लेकर कि आप ऐसे दिखते हो या वैसे दिखते हो, कभी आपको किसी ने कहा है क्या? अगर कहा है तो आपने उस परिस्थिति को कैसे हैंडल किया, आपने क्या किया? मुझे ये पूछना है। विशेष तौर पर प्रियंका ऐसा कुछ खास बहुत सारा तो नहीं सुनने को मिला कि मैं कैसा दिखता हूँ कैसा नहीं दिखता हूँ, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछ लेता और या कोई मुझसे ये सवाल करता कि आप ऐसे दिखते हो आप वैसे दिखते हो, तो मैं सुन लेता। सबको अपनी अपनी बात कहने का हक है, लेकिन वो बात मैं अंदर लेके जाऊंगा या नहीं जाऊंगा ये मेरा निर्णय है, राइट। और ये बात जो तुमने पूछी है ये तो बहुत सरल सी बात है, और आने वाले दिनों में जैसे जैसे जिंदगी में हम कुछ भी आगे करने निकलते हैं वैसे वैसे लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं और बहुत सारी बातें कहते हैं। तो मेरी नानी बोला करती थी, सुनो सबकी करो अपने मन की। तो तुम जो भी काम करो उससे किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, बाकी तुम करते चले जाओ। क्योंकि ना सबको हम खुश कर पाए वैसा पॉसिबल नहीं है। सबकी अपनी अपनी एक धारणा होती है, जिंदगी को देखने का नजरिया होता है। तो उन्होंने जो फील किया उन्होंने वो कह दिया। कहना उनके हाथ में है, सुनना या नहीं सुनना और उसे दिल पे लगाना या नहीं लगाना वो मेरे हाथ में है। तो वो वाली कई बार मुझे कई बातों पे लोगों ने बहुत सारी बातें कही और उस बात पे मुझे टोक दिया, तो मुझे बुरा लगा थोड़ा बहुत, लेकिन मैंने हमेशा कितना बुरा लगाना है, कब बुरा लगाना है और कब क्या सुनना है, वो बातों को मेरे लक्ष्य से ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी, राइट। तो जो मुझे काम करना है मैं करता रहूंगा, आगे बढ़ता जाऊंगा, बस। बहुत अच्छी बात कही आपने दीपक जी कि बिल्कुल हमें काम करते रहना चाहिए और आगे बढ़ते जाना चाहिए, यही निरंतर होता है। और बहुत शायद प्रियंका आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया।
यस माँ, मिल गया मुझे। ओके, थैंक ग्रेट। यू सर। सो अब कुछ प्रश्न थे जो कोई और पूछने वाला था, लेकिन वसु के पास भी प्रश्न है कुछ। तो वसु, आप क्या प्रश्न पूछेंगे, आप बताइए। नमस्कार सर। नमस्ते वसु। हाँ जी सर। सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है और मतलब थोड़ा सा ऐसा है मतलब। तो सर मैं पूछना चाहता था कि मतलब जैसे अभी टीनेज जब होती है हमारी, तो मतलब कुछ बच्चे होते हैं जो पॉर्न वीडियोस देखते हैं। ओके। और मतलब उनको मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, या वो लोग छुप के देखते हैं और फिर उनको वो आदत हो जाती है। और फिर जब वो लोग छुप छुप के देखते हैं और फिर उनके दिमाग में ना दोस्तों के साथ देखते हैं, तो उनके दिमाग में कुछ ना कुछ पक जाता है कि यार हमको भी ऐसा करना है, या कुछ गलत कर ले, किसी के साथ कर ले, ऐसा कुछ। तो मैं सर आपसे पूछना चाहता हूँ कि मतलब उन बच्चों को कैसे हम समझाएं कि ये चीज़ सही है या गलत है, या आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या आप किस तरह से उस चीज़ से बाहर आ सकते हैं। सी वसु, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, गलत है या सही है, इस पे तो सवाल ही नहीं है। मुद्दा मेरे समझ के हिसाब से तो उन्हें ये समझाने का है कि इसको हैंडल कैसे किया जाए, राइट। तो ये जो चीजें सही हैं वो सही हैं। लाइक मैं एक किताब पढ़ रहा था, वन ऑफ द फर्स्ट बुक्स आई रेड इन माय लाइफ। एक किताब का नाम है जीत आपकी, और उनसे मुझे कई बार मिलने का भी मौका मिला। शिव खेरा साहब ने किताब लिखी, और उस किताब में लिखा है कि जिंदगी में सही गलत की परिभाषा क्या है। और उन्होंने बोला, उसका नाम दिया ममा टेस्ट, पापा टेस्ट। वो बोलते हैं अगर कोई भी काम आप करते हैं जो आप अपने पापा के साथ कर सकते हैं और मम्मा के साथ भी रह के कर सकते हैं, तो वो काम सही है आपके लिए। और अगर वो काम जो आप मम्मी और पापा के साथ में नहीं कर सकते हैं, उनके सामने उनकी जानकारी के साथ नहीं कर सकते हैं, तो शिव खेड़ा साहब ये बोलते हैं अपनी किताब में जिसका नाम है जीत आपकी, तो वो काम शायद सही नहीं है, राइट। तो मैंने एक चीज हमेशा देखी है, जनरली लोग अच्छे होते हैं लेकिन बहक जाते हैं, और कई बार सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो उन्हें भी नहीं पता चल पाता कि कई बार कोई चीज हमारी बुद्धि पे और हमारे निर्णय लेने की क्षमता पे हावी हो जाती है। तो और ये नेचुरल है। और क्यूरियोसिटी, एक जिज्ञासा जो होती है ना, ये भी नेचुरल है, राइट। आप मुझसे पूछ रहे हैं टीनेज में ये होता है, लाइक जब बड़े हो जाते हैं लोग, तो हम उन्हें ये बताते रहते हैं कि जिज्ञासा रखिए, बच्चे की तरह नई चीजें सीखते रहिए, क्योंकि नई चीजें सीखेंगे, नई चीजें करेंगे तो आप जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। तो वो क्यूरियोसिटी की वजह से और एक एनवायरनमेंट की वजह से, ये दो चीजों की वजह से वो कुछ भी करते हैं लोग, राइट। तो क्यूरियोसिटी जायज है, कोई ना कोई उन्हें मिल जाएगा जो उनको दिखाएगा, वो भी जायज है। लेकिन दो काम मैं करता अगर किसी ऐसे बच्चों को मुझे समझाना होता। पहला, मैं उनकी काउंसलिंग कर सकता हूँ और उन्हें समझा सकता हूँ, राइट। और दूसरी चीज, मैं उनकी कंपनी को, उनकी संगति को बदलने का प्रयास कर सकता हूँ, उनके वातावरण को थोड़ा बहुत बदलने का प्रयास कर सकता हूँ। अगर आप किसी चीज को नेगेटिव मानते हैं तो नेगेटिविटी को किसी और तरीके से नहीं हटा सकते हैं, थोड़ी और पॉजिटिविटी से हम लोग हरा सकते हैं, राइट, भगा सकते हैं। तो जिंदगी में एनवायरनमेंट, वातावरण और आसपास बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। मुझे अगर ऐसा लगता है कि कोई बच्चा ऐसा कर रहा है मेरे आसपास में जिसको वो चीजें नहीं करनी चाहिए, पहली चीज मैं उन्हें समझा सकता हूँ, और दूसरी चीज जो मैं करूंगा और मैं मेरे बच्चों के साथ भी करने का प्रयास करता हूँ, उनको मैं ऐसे वातावरण में लेकर जाऊं और उनके लिए आसपास में कुछ ना कुछ अपने प्रयास से जो हो पाए, जो संभव हो, वैसा कुछ बनाने का प्रयास करूं उनके वातावरण में, उनकी सराउंडिंग्स में, उनके सर्कल और उनकी कंपनी में, जिससे जो हम चाह रहे हैं वो ऑटोमेटिकली होने लग जाए। तो ये दो चीजों से सॉल्व किया जा सकता है, राइट। बिल्कुल बिल्कुल सही। जो आप जिन्हें अनु माँ बुलाते हैं, अनुभूति जी बुलाते हैं, लाइक शी इज रियली एक्सपर्ट एट दिस, राइट। जो उनकी इस क्षेत्र में जो उनकी पकड़ है, इस फील्ड में जो उनकी पकड़ है, वो बेमिसाल है, राइट। हम लोग फिर भी थोड़ा कॉर्पोरेट ट्रेनिंग वाले लोग हैं, और हम लोग ज्यादा जो डील करते हैं वो बड़ों से ज्यादा डील करते हैं, तो वो आपको और बेहतर बता पाएंगी और समझा पाएंगी। तो अब मैं चलती हूँ आर्यराज के पास। आर्यराज गुजरात से हैं, और आर्यराज एक प्रश्न आपके सामने लेकर आ रहे हैं। आर्यराज, आपने आपको अनम्यूट करके आप प्रश्न पूछेंगे।
आर्यराज, आर्यराज को मैं परमिशन दे देती हूँ। हाँ जी, सॉरी आर्यराज, मैंने परमिशन नहीं दिया था म्यूट करने का। Good हाँ जी, evening, sir. Hi, good evening. Sir, I have a question. Yeah. Like, when you entered into teenage, how did you handle those emotions physically and mentally? Like, what were the changes you handled physically and mentally? Can you please elaborate? Which class do you mean when you say teenage? Like, as soon, like after 10th and 11th, people have a lot of changes physically, even mentally. Okay. सो आई थिंक आर्यराज जो पूछना चाह रहे हैं वो ये पूछना चाह रहे हैं कि जब आपकी टीन एज शुरुआत हुई तो शायद टीन एज 11-12 से पहले थोड़ा शुरुआत हो जाती है, मोर ओवर 8 और 9th में जब होते हैं तो काफी चेंजेस, मानसिक और हार्मोनल शारीरिक बहुत सारे बदलाव हमने देखे हैं अपनी लाइफ में आने लगते हैं। तो जब आपके जीवन में उस तरह के बदलाव आए तो आपने उसको कैसे हैंडल किया या कहाँ से गाइडेंस ली या क्या किया? तो बच्चे ये पूछना चाहते हैं कि क्योंकि ये इस दौर में अभी हैं और बहुत सारे चेंजेस इनके ये फील करते हैं और बात नहीं कर पाते, तो आपके साथ क्या अनुभव हुए? आपने बात की अपने पेरेंट्स से या आप किसी से बोल पाए, अपने टीचर से बोल पाए या क्या, किस तरह से वो रहा उस समय? राइट, देखिए दो चीजें मैं बोलता हूँ। नंबर वन इज, जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। आई वॉज 8 year old और जब मैं 6 साल का था तो वो बीमार हो गए थे। तो मैंने 2 साल उनको कभी कभी देखा और जब भी हम उनसे मिलने जाते थे तो हॉस्पिटल में जाते थे। राइट, सो व्हेन आई वाज इन 8, सो बोलिए तो जब मैं 3rd क्लास में था आई लॉस्ट माय फादर। और हमारा मेरे पापा के इलाज के लिए हमारे पास जितने पैसे थे वो एक एक करके जो था हमारे मम्मी के पास वो सब लाइक बिकता चला गया और हमारे पास धीरे 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 वो पैसे की किल्लत और तंगी महसूस होने लगी हमें। और पता नहीं मेरी टीनेज वो कब निकल भी गई बहुत सारी चीजें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि हम अगर मैं मेरे लक्ष्य के पीछे लगकर अपनी पूरी ताकत के साथ, अपनी पूरी एनर्जी के साथ, पूरी ताकत और पूरे फोकस के साथ काम नहीं करूंगा तो मैं भटक जाऊंगा और मेरे परिवार को मेरी जरूरत है। राइट, सो और मैं सरकारी हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ता था। 11 रुपए की हमारे वहाँ फीस हुआ करती थी महीने की। राइट, और स्कूल में कोई खास पढ़ाई वढ़ाई होती नहीं थी, तो जो करना था वो खुद पे होता था, क्योंकि ये साफ दिखता था कि मेरी माँ को मेरी जरूरत है और मैं मेरे मम्मी पापा की जिंदगी के सारे सपने पूरे करना चाहता हूँ। उस लक्ष्य पे से मेरी निगाह नहीं हटती थी। राइट, तो वो एक बड़ा कारण रहा कि मुझे यहाँ वहाँ की चीजें अफेक्ट नहीं करी। फिर मेरे मम्मी टीचर थे तो मेरे मम्मी और मेरे नानी हमारे साथ में रहा करते थे, तो अगर ऐसी कोई बात मुझे लगा करती थी तो कभी कभी मैं उनसे पूछ लिया करता था। फॉर्चुनेटली मेरी कई बार जब कुछ किताबें लिखी गई हैं इस सब्जेक्ट पे, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोला जाता है, सीक्रेट बोला जाता है, आकर्षण का सिद्धांत बोला जाता है, तो मेरे दोस्त भी धीरे धीरे वैसे ही बनने लगे थे जैसा मैं था। तो हम लोग पढ़ाई में आगे बढ़ने की बातें किया करते थे, खुद से क्या किया जा सकता है उसकी बातें किया करते थे। मैं एक्स्ट्रा करिकुलर्स में स्पीचेस वगैरह देने में, बातचीत करने में, लाइक अगर किसी भी काम के लिए कहा जाएगा तो मैं अपना हाथ उठा दिया करता था। मुझे अगर वो काम नहीं भी आता तो ये जो राइट हैंड है ये खुद ब खुद उठ जाया करता था। और हमारा जो ये माइंड है ना, ये बहुत ट्रिक्स करता है हमारे साथ बहुत सारी गेम्स खेलता है। इसे अगर खाली छोड़ दोगे ना, तो अगर किसी को तुम में से नेगेटिव होना हो तो शॉर्टकट आप बोलता हूँ आप सब बच्चों को, खाली बैठो थोड़ी देर तो नेगेटिव होने लग जाओगे। राइट, तो या तो मैं पढ़ता था या फिर मेरे मम्मी को घर में जो भी मदद चाहिए, सब्जी लेके आना, राशन लेके आना, आटा पिसवा के आना, और जो भी काम घर के होते थे उनमें भाग लेता था मेरी माँ के साथ। या फिर मैं एक्स्ट्रा करिकुलर्स में, जैसे आज का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया या आपके यहाँ पे दिवाली है या नया साल है या कोई भी एक्टिविटी है, मैं उसमें भाग ले लिया करता था। उससे क्या होता था, क्योंकि मैं इस तरह से पार्टिसिपेट करता था तो मैं कई सारे टीचर्स को जानता था। राइट, तो कोई भी छोटी मोटी बात होती थी तो मैं टीचर्स के पास जाया करता था, उनसे बात कर लिया करता था। और मेरे एक मामा थे, मतलब कजन मामा, तो उनके पास मैं कभी कभी कोई भी बात होती थी तो उनसे पूछ लिया करता था। आई वॉज वेरी क्लोज टू माई ब्रदर ऑल्सो, मेरा छोटा भाई, तो हम दोनों आपस में बात कर लिया करते थे। तो इस तरह से या तो इश्यूज आए तो हमें पता ही नहीं चला, और आए तो
इस तरीके से हम लोगों ने आर्यराज इस तरह से भी हैंडल किया। बहुत सही बात कही। एक जो चीज मुझे आपकी बात जो लगी यहाँ पर, जो आपने बहुत मेन पॉइंट बोला, जो आजकल के बच्चों को, हमको सभी को एक बात हमें भी बचपन में कही गई है कि आपका जैसे संगत होता है वैसे ही आप बन जाते हैं। तो या तो आप अपनी संगत को बदल दें या संगत में जिनको हैं उनको बदल दें। तो आपने जो कहा कि आपने अपने जो दोस्त थे उनको अपने अनुसार ढालना शुरू कर दिया, तो जहां हमारी कुछ और बातें चालू होती वहां पर उन बातों की जगह आप लोगों ने अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया और आप वहां से आगे चलते चले गए, और अपने आप को शायद आपने समय ही नहीं दिया कि उनसे सारी चीजें बातें आपको शायद इफेक्ट कर पाती, क्योंकि शायद आपका जो लक्ष्य था वही सबसे बड़ा लक्ष्य था। तो बहुत बहुत शानदार आपने ये बात कही, और सच्ची बच्चों को ये चीज सीखनी है, हम लोगों को सभी ये चीज सीखनी है कि अगर हमारे लक्ष्य हमारी मुश्किलों से ज्यादा बड़ा हो जाता है तो हमारी मुश्किलें कभी भी मुश्किलें रहती ही नहीं है, और हमारा लक्ष्य हमें सबसे बड़ा दिखने लगता है। तो इसी के साथ मैं दूसरे प्रश्न पर चलती हूँ। तो एक प्रश्न लक्ष्मण करने वाले थे आपसे, जो कि लक्ष्मण नहीं है शायद, वसु, मैंने आपको प्रश्न भेजा है, आप करना चाहेंगे लक्ष्मण की ओर से, या प्रियंका आप करना चाहेंगी लक्ष्मण की ओर से? प्रियंका आप अपने आप को अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। प्रियंका, आपको आवाज आ रही है मेरी? शायद उनके यहाँ भी नेटवर्क इशू है। तो लक्ष्मण जो प्रश्न पूछना चाह रहे थे वो प्रश्न मैं ही आपसे पूछ देती हूँ फिर। उनका था कि इस एज में जो हम लोग होते हैं, आपने वैसे इसका काफी कुछ इस प्रश्न का उत्तर आपने पहले वाले प्रश्न में दे दिया, लेकिन तब भी क्योंकि उनके मन में वो प्रश्न था तो मैं एक बार आपसे तब भी जानना चाहूंगी कि लक्ष्मण ये पूछना चाहते हैं कि हमारे बहुत सारे फ्रेंड सर्किल होते हैं हम जब कॉलेज में जाते हैं, क्योंकि लक्ष्मण का भी अभी कॉलेज शुरू हुआ है। ओके। वो बीजीएमसी कर रहे हैं, तो कॉलेज शुरू हुआ है, एक सर्कल बनता है धीरे धीरे, फिर दोस्त बनते हैं। तो बहुत सारे दोस्त जो हैं आपस में उकसाते हैं कि चलो पार्टी है, ड्रग्स लेते हैं या अल्कोहल लेते हैं या चलो पीते हैं बैठकर, या तो बहुत मजा आएगा, या स्मोकिंग करते हैं। तो आपके साथ भी कभी ऐसा कोई वाकई हुआ कि आपके दोस्तों ने भी कॉलेज में जाकर या कहीं पर ऐसी एज में जहां पर वो चीज नहीं, अर्ली एक्सपोजर नहीं होना चाहिए था, वो आपके साथ हुआ हो, तो उस परिस्थिति को आपने किस तरह से डील किया? क्या आप लक्ष्मण को ये बात बोलना चाहेंगे? और एक दूसरा भी ये है कि कई बार माहौल आसपास ऐसा हो जाता है कि वहां पर सब लोग, हम लोग देखते हैं कि शाम में आकर परिवार में भी ड्रिंक चल रही है और सब कर रहे हैं और वायलेंस भी है। तो ऐसी परिस्थिति में इस तरह से आप क्या बच्चों को बोलना चाहेंगे कि किस तरह से वो इस बात से बाहर निकल सकते हैं? ओके, देखिए 2 प्रश्न हैं, मैं कोशिश करता हूँ दोनों कवर हो जाएं, अगर छूट जाए तो आप मुझे दोबारा बताइएगा। जी। जो पहला वाला प्रश्न है, ये होना स्वाभाविक है और ये सबके साथ होगा। मुझे भी बोला गया था, और ड्रग्स के लिए तो नहीं, लेकिन अल्कोहल के लिए, स्मोकिंग के लिए, सिगरेट के लिए। मुझे भी कुछ दोस्त मिले थे जिन्होंने एक बार मुझे भी सिगरेट पिलाया, 2 बार भी पिलाया, उनके साथ था मैं, लेकिन मुझे अल्कोहल के लिए भी बोला गया, और 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, लेकिन हमें खुद से समझ आने लग जाता है कि वो सर्कल में जहां हम जा रहे हैं, जिन लोगों के बीच हम जा रहे हैं, और वहां पे क्या होने वाला है ये, और वो आपको सही या गलत आपको साफ साफ समझ आने लगता है। तो मैंने एक बात सीखी है, हम लोग ना, बहुत सारे लोग, बड़े भी खास तौर पे, हमें ऐसा लगता है कि हम इस बार जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा, इस बार जाएंगे तो हम ऐसा नहीं होगा। तो मैं एक बात समझता हूँ, ये अपने आप को टेस्ट करने की और अपने आप को उस सिचुएशन में डालने की जरूरत ही नहीं है। सबसे स्मार्ट लोग मैं लाइफ में आज तक भी देखता हूँ, वो अपने लिए ऐसी सिचुएशन ही पैदा नहीं होने देते हैं कि उन्हें ये सही या गलत का चुनाव वहां जाना पड़े। किसी ने एक बात बहुत अच्छी अनुभूति जी सिखाई थी कि आपने मेरे साथ पहली बार कुछ भी किया, कुछ भी बोले तो आपने मेरे साथ झूठ बोला, मान लीजिए, छोटी सी बात मैं बता रहा हूँ, पहली बार आपने किया चलेगा, दूसरी बार आपने किया चलेगा, तीसरी बार कोई किसी के साथ सेम चीज नहीं कर सकता, तीसरी बार अगर आपके साथ हुई है तो फिर जिम्मेवार आप हैं, राइट? तो इसका मतलब यह है कि आप चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं और आप भी उन्हीं के जैसे हैं। अगर किसी ने मेरे साथ 2 बार
मुझे सिगरेट के लिए प्रयास किया, तो मुझे मालूम है कि ये तीसरी बार भी करेंगे, तो अब मुझे वहां उधर जाना ही नहीं है, तो मेरे से अगर आप पर्सनली पूछें तो मैं तो उस तरह से बच गया। मुझे मेरे हॉस्टल में रोज होता था और मुझे कमरे भी मालूम थे कि 311 नंबर रूम में ड्रग्स चलेंगी, 412 नंबर रूम के अंदर जो लड़के बैठे होंगे वो पोर्न देख रहे होंगे, राइट। और वो और जब आप खराब काम करने लगते हैं ना तो आपको आनंद आता है, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना मजा आएगा, क्योंकि आपकी चोरी भी बचेगी। आप एक बार गलत करिए, मेरे घर पे 5 छोटे बच्चे हैं, अगर एक बच्चे ने बदमाशी की तो उसको डांट पड़ेगी, तो जो वो शरारत करना चाहता है वो बाकी 4 को भी साथ ले आता है, क्योंकि 5 लोग अगर मिल के करेंगे तो शरारत की डांट आखिर पड़ेगी किसको, राइट। जो लोग गलत काम कर रहे होते हैं उन्हें कंपनी बेहद पसंद होती है, राइट। कोई भी अकेला अगर क्लास से बंक मार के स्कूल की क्लास को छोड़कर जाएगा तो डांट पड़ेगी, क्यों ना 6 लोग साथ में मिलकर बंक मारे। तो जो वो 1-2 बंक मार रहे होते हैं ना, वो भरसक प्रयास करते हैं और एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं कि जो बच्चे बेचारे अच्छे से पढ़ रहे हैं ना उनको भी साथ लेकर बंक मारा जाए, क्योंकि अगर सब लोग करेंगे तो मजा आ गया, उनको भी कोई डांटेगा नहीं। तो ये आपने कभी किसी को एक दूसरे की, मैंने आज तक 40 साल मेरी एज है, मैंने किसी को जूस पीने के लिए मोटिवेट करते नहीं देखा, लेकिन पीने के लिए हर इंसान मोटिवेट करता है। मैं जूस बेचता भी हूँ। मैं कई बार मैं मेरी ट्रेनिंग्स में बताता हूँ कि जूस बेचने के लिए मेरे पास एक हेल्थ ड्रिंक है जो मैं बेचता हूँ। मैं बोलता हूँ कि उसके लिए मुझे जूम पे मीटिंग करनी है, ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है, उसके ब्रोशर छपवाता हूँ, लेकिन शराब के लिए कोई ब्रोशर नहीं छपा, कोई लीफलेट नहीं छपा, टीवी के अंदर में कोई विज्ञापन नहीं आता है। और सबसे पहले सवेरे खुलने वाली दुकान शराब की दुकान रात तक लेट तक बंद होती है, लेकिन दूध की दुकान पे भीड़ कहाँ है, राइट। और लोग शराब पियेंगे तो एक दूसरे को ये बोलेंगे ये बेकार हो जाएगी, बच गई है। घर में कभी ये लोग ऐसी बातें तो नहीं करते कि दूध भी बच गया, ये भी पी लेते हैं, खत्म कर देते हैं, राइट। सो खराब चीजों की, नेगेटिव लोगों की और नेगेटिव कामों की प्रवृत्ति है, इसमें जितने ज्यादा लोग जोड़े जाएंगे उतना शायद ये चीजों पे उनको खुद से, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो गलत कर रहे हैं, इसीलिए जितने ज्यादा लोगों को जोड़ लेंगे उतना खुद से पाप कम महसूस होगा, घृणा खुद से कम आएगी, गिल्ट कम महसूस होगा, इसीलिए दे ट्राई एंड पुश एवरीबॉडी की सारे आओ। कोई किसी को खेलने के लिए और सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए प्रेरित नहीं करेगा, लेकिन रात को लेट तक जगकर पार्टी करने के लिए प्रेरित करेगा, राइट। लेकिन खास तौर पे मैं बोलूंगा, जब आप 16-18 साल के हो जाते हैं तो भारत सरकार आपको 4-5 लाइसेंस दे सकती है। आप 18 साल की उम्र के बाद सरकार को ऐसा लगता है आपको बंदूक का लाइसेंस दिया जा सकता है, क्योंकि आप बंदूक का इस्तेमाल ठीक से करेंगे। आपको गाड़ी का लाइसेंस भी दिया जा सकता है, उन्हें लगता है कि अगर आपको हाथ में कार दे दी जाए तो आप उसका ठीक से प्रयोग करेंगे। आपको वोट करने की भी ताकत दे देती है सरकार कि आप वोट कर देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चुन सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि 13, 14, 15, 18 धीरे धीरे जैसे एज बढ़ती है आप अपने निर्णय खुद ले सकते हैं। तो भाई मेरे चारों तरफ ये होता था, लेकिन एक बात मैं आपको और कहूंगा, आप अकेले नहीं हैं अगर आप इन सब चीजों से बचना चाहते हैं तो, क्योंकि और भी बहुत सारे लोग हैं जो सच में बचना चाह रहे हैं और वो आप जैसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो बचना चाह रहे हैं। तो दोनों तरफ आपको सर्कल मिल जाएंगे, दोनों तरह की कंपनी आपको मिल जाएगी, राइट। बात ये नहीं कि मेरे को किसी ने 1 या 2 बार सिगरेट पीने को कहा, बात उन्होंने मुझे कहा, मैंने उस माहौल में क्यूरियोसिटी में जिज्ञासा में पी भी लिया। पहली बार करना मेरी मर्जी नहीं थी, दूसरी बार करना मेरी मर्जी नहीं थी, लेकिन तीसरी बार मैं उन लोगों के साथ ही नहीं गया, ये मेरी मर्जी थी। तो जब आप 1 या 2 बार किसी ने कर लिया बोल सकते हैं, लेकिन आप अनुभूति जी को आके ये नहीं बोल सकते पिछले 3 महीने से लगातार वो रोज मुझे लेके जाते हैं। नो, क्लास में आने के लिए तो बुलाना पड़ता है ना, प्रयास करना पड़ता है, बाकी सब अच्छी चीजों के लिए इतना प्रयास करना चाहिए। हाँ, कोई चुंबक नहीं है जो आपको खींच रही है और आपको बेहोश करके और जबरदस्ती ले जाया जा रहा है। सबको मालूम है हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत। तो आप थोड़ा अपनी समझबूझ के साथ अपने टीचर्स के साथ बात करिए, और जहां आपको लगने लगे कि ये मेरे लिए सही नहीं है वहां से आप कटना शुरू कर दीजिए, बस। तो दैट्स हाउ आई हैंडल मेरी पूरी कॉलेज के दिनों में, मेरे हॉस्टल के दिनों में, 9th, 10th, 11th, 12th, इन सारे दिनों में। जबकि क्योंकि मेरे पिताजी नहीं थे और मेरी मम्मी अपनी जॉब में बिजी थे, और एक पिता होता है तो डांट के समझा देता है, कई बार बहुत सारे केसेस में मम्मी थे तो उतना डांट नहीं सकते हैं, प्लस उन पे मम्मी और पापा दोनों की जिम्मेवारी है। लेकिन जहाँ हमें लगा कि ये चीज सही नहीं हो रही है, गलत है हमारे लिए, मैंने तो हमेशा यही तरीका अपनाया, आज तक अपना लेता हूँ कि वहां से कटे और अपनी समझबूझ के हिसाब से जो सही है वो किया, और धीरे धीरे
शायद 2 4 5 10 दिन लग जाए, नए दोस्त तुरंत मिलेंगे आपको, और वो नए दोस्त आपको प्रेरणा भी देंगे और आपको सही कामों की तरफ तेजी से बढ़ने में मदद भी करेंगे। जी। तो बिल्कुल बहुत सही आपने बात कही कि ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि उकसाने वाले हमें बहुत आएंगे, और कुछ अलग आनंद भी आता है शायद जब गलत काम करते हैं। तो सही में कि जूस पिलाने वाला कोई नहीं मिलता, और अल्कोहल और ये सब पिलाने वाले हमें बहुत मिल जाते हैं, और कहते हैं कि पी के देख ले। वो देखने में ही जो खेल हो जाता है, और फिर हम लोग काबू शायद उस पर नहीं कर पाते, और कहीं ना कहीं वो फिर हमें गलत दिशाओं में लेकर चला जाता है। तो इन्हीं सब चीजों से हमें बचकर आगे चलते जाना है, और बच्चों को भी बच के आगे चलते जाना है। और इसी के साथ मेरी तरफ से एक प्रश्न आपके पास आ रहा है, बीइंग अ पेरेंट, आपको क्या लगता है दीपक जी कि आजकल वैसे WHO या जो हमारी गवर्नमेंट है इस पर काम कर रही है, लेकिन तब भी क्या सेक्सुअलिटी एजुकेशन जो है उसको कितना पेरेंट्स को ओपनली अपने बच्चों से बात करनी चाहिए, या टीचर्स को कितनी ओपनली बात करनी चाहिए? क्योंकि अभी ये देखा जा रहा है कि बच्चे क्योंकि अभी तक तो हम बच्चों को इंटरनेट से दूर रखते थे, मोबाइल से दूर रखते थे, लेकिन पिछले 9-10 महीने में हम जहां पर बच्चों को मोबाइल नहीं भी दे रहे थे या लैपटॉप्स नहीं भी दे रहे थे, हमें वहां पर देने पड़े और बोलना पड़ा कि आप क्लास कीजिए, वरना वो हर चीज से दूर हो रहे थे। तो ऐसी स्थिति में जबकि इंटरनेट पर सब कुछ अवेलेबल है, और बच्चों को हम अच्छा देने की जगह शायद कहीं गलत ना दे जाएं, तो उस प्रिकॉशन की नजर से हमें किस तरह से इस बात को, आपका क्या इसमें राय है कि हमें किस तरह से उसको लेकर आगे चलना चाहिए एज अ पेरेंट या एज अ टीचर? देखिए जी, अगर आप मुझसे पूछे तो ना, आज से कुछ साल पहले जब हम इस एज में थे, तो अगर हमें मम्मी पापा और टीचर्स ने नहीं बताया तो फिर शायद हमें पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे पास वो रिसोर्सेस ही नहीं थे, राइट? सो अब रिसोर्सेस हैं, और अगर किसी ने गूगल पे या कहीं और से इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की, देखिए बातें तो पता चलेंगी, और ये डिस्कशंस ग्रुप्स में, फ्रेंड्स में, आपस में तो होंगी। अगर हम ये पहल कर दें और हम ओपनली इन बातों को धीरे धीरे करके शेयर करना शुरू कर दें, तो हमें मालूम है हम क्या बता रहे हैं, और जो हम बता रहे हैं वो सही है, उचित है, और उनको यही जानना चाहिए। अदरवाइज हमने ये सोच के नहीं बताया कि हम रहने देते हैं, बाद में बताएंगे, ऐसे वैसे, और इस दौरान में शायद उन्हें कुछ सही या गलत, मुझे नहीं मालूम। और अच्छी चीजों को ढूंढने में बहुत प्रयास करना पड़ता है, नेगेटिव चीजें ऑटोमेटिक होती हैं, हमें ढूंढती हुई चली आती हैं, राइट? हम हमारे बिजनेस में लोगों को ये समझाते हैं कि अच्छी इन्फॉर्मेशन ढूंढनी पड़ती है, बुरी वाली इन्फॉर्मेशन चल के आती है और बहुत तेजी से रफ्तार के साथ में आती है। तो अगर हम नहीं बताएंगे ना, तो हम ये चांस पे छोड़ रहे हैं और लक पे छोड़ रहे हैं कि शायद वो अपने आप जान जाएंगे। जानना जरूरी है, ये फैक्ट है, और सही जानकारी अगर हम नहीं देंगे तो कहीं और से कोई भी जानकारी मिल सकती है, ये भी फैक्ट है। जब हम ये दोनों फैक्ट्स को मानते हैं कि जानना भी जरूरी है, नंबर 1, और नंबर 2, अगर हम नहीं बताएंगे तो ऐसा नहीं कि पता नहीं चलेगा, लेकिन रिस्क ये है कि पता नहीं क्या पता चलेगा, और वो पता सही भी है या नहीं है। क्योंकि गूगल ने एक और खराब चीज क्या कर दी, या इंटरनेट ने एक और खराब चीज क्या कर दी, गूगल इज ए सर्च इंजन, नॉट ए रिसर्च इंजन। तो गूगल पे कुछ भी कोई भी डाल सकता है, उसका कोई क्वालिटी चेक नहीं है, उसका कोई ऑथेंटिसिटी चेक नहीं है, राइट? और कोई कुछ भी डाल सकता है। और एक और बात, बिकॉज ऑफ पेड एडवर्टीजमेंट, आप 70% चीजें जो देखते हैं वो नहीं है जो आप देखने के लिए या ढूंढने के लिए जाते हैं, वो चीजें हैं जो आपको कोई और पैसे खर्च कर प्रमोट करके दिखाना चाहता है ना तो उसका कोई ऑथेंटिसिटी चेक है, किसने डाली, क्यों डाली, वो बात सही है या गलत है, राइट? और हम लोग विश्वास कर लेते हैं कि जो वहां होगा ना वो शायद सही होगा। तो मेरे ख्याल से बीइंग टीचर्स एंड बीइंग पेरेंट्स, वी हैव टू डू दिस, मतलब पहल हमें ही करनी होगी और खुल के बात करनी होगी। एक दो बार मेरे साथ पर्सनली ऐसा हुआ, मेरा बेटा 13 साल का हो गया, 13 years now, he will be 14, I mean almost 14 now, right? मुझे लग रहा था मालूम नहीं उसको ये बात मालूम है नहीं है, मैं करूं या ना करूं, लेकिन लाइक
किसी यूं ही चलते फिरते गाड़ी में बैठते हुए दौरान मुझे जो बातचीत से समझ आया कि जो मैं बताने की सोच रहा था उसकी 2 क्लास आगे तक उनको पता है। तो जब बात ये है ही है तो फिर अब ये वाली हमें ही बात कर लेना चाहिए, दैट इज द बेस्ट अप्रोच, और खुलकर बात कर लेनी चाहिए जी। तो शायद अगर हम खुलकर बात भी कर लें, बिल्कुल आपने कहीं ना कहीं, मैं सहमत हूँ आपकी इस बात से, अगर खुलकर बात कर लेते हैं तो बच्चे में भी वो चीज का छुपाव नहीं रहेगा कि हमें छुपना है या हमें कुछ करना है, क्योंकि उसको पता होगा कि मैं आराम से जाकर अपने पेरेंट्स के पास जाकर इस बात को पूछ सकता हूँ और मुझे आंसर मिल जाएगा। एंड जहाँ पर 100% आंसर मिलेगा वो सही होगा, और एक कहीं ना कहीं वो बॉन्ड जो होगा वो बहुत स्ट्रांग बनेगा। राइट, बिल्कुल ठीक बात कही दीपक जी, थैंक यू सो मच। एक प्रश्न मेरे पास और आ रहा है, बारबी है आसाम से, और बाबी आपसे प्रश्न करना चाहते हैं। बाबी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं जी। गुड इवनिंग सर। तो मेरा ये था कि हमें अपना एम कैसे चूज करना है। मतलब मुझे ढेर सारी चीजों पे इंटरेस्ट है, जैसे कि डांस, पेंटिंग, थिएटर, पढ़ाई पे भी ढेर सारी चीजों पे, लेकिन सर मुझे इसमें चूज कैसे करना है, मैं किसमें परफेक्ट हूँ और मुझे किस तरफ जाना चाहिए। ओके बारबी, सी वेरी सिंपल। ये मैं मेरे हिसाब से देखो, पूछोगे ना अगर, तो धीरे धीरे जब आप ये सारी चीजें करने लगते हैं तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें आपको ऐसे लगता है कि अगर मैं यहाँ पे थोड़ी और मेहनत करता हूँ तो रिजल्ट बहुत अच्छे आने लग जाते हैं, और मुझे करके भी मजा आता है। राइट, मैं आपको फिर से दोहराता हूँ। जैसे मैं बुक लिख सकता हूँ, मैं स्पीचेस भी देता हूँ, मैं मेरा बिजनेस भी करता हूँ, तो 3 काम हो। यूट्यूब पे वीडियोस भी बनाता हूँ। अब मैं ये चारों काम करता हूँ, राइट। पहली बात तो ये समझो कि तुम एक दो चीजों को एक साथ भी ले सकते हो जिंदगी में। ऐसा जरूरी नहीं कि वो एक ही चीज होनी चाहिए और उस एक चीज के पीछे ही हाथ पैर धो के पड़ना है, ऐसा, राइट। हम लोग 2 या 3 चीजें भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई तकलीफ नहीं है। तो पहला तो ऐसा नहीं कि एक ही रखना है, राइट। दूसरा, अब मैं मेरे पास दिन में घंटे बराबर ही है भारती, राइट। तो उन्हीं घंटों के अंदर मुझे वीडियो भी बनाने हैं, किताब के लिए भी लिखना है, मेरा बिजनेस भी चलाना है, मुझे ट्रेनिंग भी करना है। लेकिन जब मैं मेरी मेहनत किताब को लिखने के लिए करता हूँ ना, उस मेहनत के बदले मेरी जो आउटपुट आती है वो कमाल की आती है, मेरे परिणाम कमाल के आते हैं, राइट। लोगों को मेरा लिखा हुआ पसंद आता है और उन्हें अच्छा महसूस होता है और मुझे भी वो काम करने में अच्छा लगता है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं मेरे दिन का इम्पोर्टेंट जो मेन समय है वो मैं इसमें देना शुरू कर देता हूँ, और बाकी समय में मैं और 2, 3, 4 चीजें करने लग जाता हूँ। तो मेरी समझ के हिसाब से मैं ये तो नहीं बोलूंगा तुम 5 चीजें कर लो या 8 चीजें कर लो, लेकिन अगर तुम अपनी पूरी लिस्ट में से अगर तुम 3 चीजें ढूंढ लो, कोई भी 3, और उन 3 के ऊपर अपना सारा नहीं तो मैक्सिमम समय लगाओगे ना, तो धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगेगा कौन सी चीज तुम्हारे को बढ़िया परिणाम दे रही है, किसमें तुम्हें ज्यादा मजा आ रहा है, किसमें तुम अच्छा कर पा रहे हो। ओके सर, थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच दीपक जी। इसी के साथ मैं आप पर छोड़ती हूँ। आप जो भी चाहें बच्चों से बात कर सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे आप बच्चे बहुत सारी चीजें आपसे ऑलरेडी आपकी लाइफ के बारे में जान चुके हैं, सब पूछ चुके हैं, तो अभी और आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों से? ओवर टू यू नाउ, आपके पास है पूरी तरह से फोरम। और जी ऑलराइट, देखिए जिंदगी में एक दो चीजें मैंने अनजाने पकड़ के रखी, और उन चीजों की वजह से मुझे जिंदगी में मैं जहां भी पहुंच पाया और जो भी मुझे मिला है वो मिला है। और जब भी मुझे मौका मिलता है किसी से भी बात करने का, तो मैं ये 2-3 मेरी लाइफ के प्रिंसिपल्स हैं जिनको मैं जरूर सबके साथ में शेयर करता हूँ। तो द सेम थिंग्स आई विल शेयर विद ऑल ऑफ यू। और मैंने हमेशा देखा कि बच्चों की ग्रास्पिंग पावर इज एज गुड एज अडल्ट्स, राइट। आप मतलब मैं मेरे बच्चों को जिस तरह से ट्रीट करता हूँ, तो मेरी वाइफ कई बार बोलते हैं कि तुम ऐसे समझते हो जैसे ये ना सारी बातें समझ जाएंगे, बट आई हैव अ फीलिंग कि आप सब लोग अगर यहाँ पे हैं, कुछ बच्चे थे शायद जो अब यहाँ पे नहीं सुन रहे हैं मेरी बातचीत, तो पहले मेरे साथ लाइव में मुझे दिखाई दे रहे थे। तो एटलीस्ट जो बच्चे आप यहाँ पे हैं ना, तो आपको मैं एक दो चीजें जरूर बोलूंगा। आप अब तक हैं यहाँ पे,
तो इसका मतलब साफ है आप कुछ सीखने की इच्छा रखते हैं, राइट? सो विद दैट इंटेंशन आई विल टेक 3, 4, 5 मिनट्स एंड आई टेल यू, बहुत बार मैंने लोगों को देखा है वो इस इंतजार में है कि जिस दिन मुझे मेरा सही में पर्पस और गोल मिल गया उस दिन मैं पूरी ताकत लगा दूंगी, और वो उसके इंतजार में बैठे चले जाते हैं कि अभी नहीं करेंगे, थोड़ा देर में करेंगे, थोड़ा देर में करेंगे, थोड़ा देर में करेंगे। मैंने एक प्रिंसिपल को समझा है, भगवान ने आपको इस समय में जिस भी चीज के काबिल बनाया है और जो भी बेस्ट अवसर और अपॉर्चुनिटी आपके पास में है, आपको अपना 100% उस पे देना चाहिए। लाइक गिव योर 100%। एक चाइनीज फिलोसोफर दार्शनिक हुए हैं और वो एक चीज बोलते हैं, जिस तरह से आप कोई भी काम करते हैं आप हर काम को उसी तरह से करते हैं। द वे यू डू वन थिंग इज द वे यू डू एवरीथिंग। तो जो भी चीज आपको आज समझ आ रही है और जो भी आपको सही लग रहा है, राइट, यू मस्ट गिव योर 100%, अपना 100% उधर डालना चाहिए। अब हमारे, जब मैं छोटा था, आप क्या बनना चाहते हैं? लाइक हमारे शहर में अगर तुम्हारे नंबर 70% से ऊपर आ गए तो तुम्हें साइंस मिलेगी, 60 से 70 आ गए तो कॉमर्स मिलेगी, 60 से नीचे आएंगे तो तुम्हें आर्ट्स मिलेगा। लाइक वो मानसिकता से हम लोग चलते थे। मेरे 78% आ गए तो मुझे घर वालों ने बोला साइंस ले लो, तो मैंने फिजिक्स भी ले लिया, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये मेडिकल, नॉन मेडिकल, ये सब साथ में ले लिया, राइट। बट 2 साल करने के बाद मैंने अपना पूरा ताकत लगाया, मेरा एक जगह पे हुआ, लेकिन जहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ वहाँ मुझे उतना ठीक नहीं लगा, राइट। और फिर मेरे को कॉमर्स में शिफ्ट करा दिया गया, राइट। तो फिर आई डिड माई बीकॉम। अब 11th-12th मैंने साइंस किया, फिर मैं कॉमर्स में आ गया, लेकिन बीकॉम में मैंने अच्छा किया। बीकॉम में अच्छा किया, फिर किसी ने बोला आप एमबीए कर लीजिए। एमबीए के लिए मैंने कमर कस के तैयारी की, कैट का एग्जाम क्लियर किया, और फिर एमबीए करके मैं एमबीए करने के लिए कॉलेज चला गया। वहां से फिर मेरे को जॉब मिली। जॉब मिलने में मैंने जॉब में बहुत मेहनत की, 4 साल मैंने काम किया और 4 साल में मुझे 3 प्रमोशन मिला। 4 साल जब जॉब थी, जॉब को अच्छे से किया, राइट। उसके बाद मेरा अपना बिजनेस मैंने शुरू करने का सोचा, देन आई स्टार्टेड माय बिजनेस। तो वो बिजनेस को भी अच्छे से किया और वो बिजनेस अच्छा जम गया। फिर मुझे लगा किताब लिखी जाए, तो फिर मैंने किताब के ऊपर में पूरी मेहनत की और अपना 100% लगाया, एंड दैट बुक बिकेम सक्सेसफुल। फिर मैंने मेरा एक यूट्यूब चैनल बनाया, उसमें 100% दिया, दैट बिकेम सक्सेसफुल। ये जो समय है ना आप सब लोगों का, ये एक ही चीज का समय है। आप जो भी करें, आपका माइंडसेट, आप अपने आप को उस तरह से बना लीजिए कि आप जिस चीज में लगते हैं उसको आप अच्छे से करते हैं। हो सकता है अगले कुछ साल आप क्या करेंगे ये निर्णय आपके टीचर्स, या हो सकता है आपकी परिस्थितियां, या हो सकता है फिर आपके पेरेंट्स करें। कोई बात नहीं, 11th-12th में मैं साइंस लूंगा नहीं लूंगा मेरा चॉइस नहीं था, मैं बीकॉम करूंगा मेरा चॉइस नहीं था, लेकिन जो मुझे मौका मिला, राइट, मैंने उसको अच्छे से किया। और एक बार आपको ये आदत पड़ गई, यू विल बिकम अनस्टॉपेबल इन लाइफ, राइट। आपको कोई रोक नहीं पाएगा, आप जहां चाहे वहां पहुंच जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। तो ये जो समय है ना, अपने आप को अच्छी आदतें डालने का समय है। अच्छे लोगों के बीच रहिए, अच्छी कुछ किताबें आप लोग जरूर पढ़िए। यूट्यूब पे, अब यूट्यूब ओपन मीडियम है, आप यूट्यूब पे जो चाहे वो ढूंढ सकते हैं, आपके ऊपर है। आपकी बुद्धि पे अंकुश लगाना वो आपका काम है कि आप क्या ढूंढते हैं, राइट। सब कुछ आपके लिए उपलब्ध है, फ्री में कमाल की नॉलेज और ट्रेनिंग भी उपलब्ध है आपके लिए, राइट। आपको लगता है कभी कभी मैं यूट्यूब पे जाता हूं तो पहला वीडियो तो मेरी मर्जी का देखता हूं, उसके बाद वाले वीडियो तो कहां से कहां, चौथा वीडियो मुझे नहीं चलता पता मैं कहां चला जाता हूँ। यूट्यूब को बंद कर दीजिए, मोबाइल से डिलीट कर दीजिए। यूट्यूब के बिना हम लोग मरे नहीं थे, हम लोग भी यूट्यूब के बिना अच्छे से चले थे, राइट। इस बिजनेस लाइफ में टॉप के लोग यूट्यूब नहीं देखते हैं और उससे उनका कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है, राइट। वर्ल्ड के सबसे अमीर लोग, जेफ बेजोस, कोई वीडियो नहीं बनाते हैं, राइट। बिल गेट्स वीडियो नहीं बनाते हैं, यूट्यूब पे नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी रुक गई, सीखते रहिए। आपको लगता है वहां जाऊंगा इंटरनेट पे तो भटक जाऊंगा, तो अच्छी किताबें पढ़िए और बैठ के अपने हाथ में किताब को रखिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए, राइट। और लेकिन इस बात, अपने लक्ष्य पे निर्धारित रहिए, और जो मिल जाए जब मिल जाए हमें हमारा 100% देना चाहिए। ऐसा बोलते हैं भगवान उसकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। और कई सालों तक मुझे लगता था मैं अपनी मदद कैसे करूं, इसका मतलब क्या है, राइट। आज मैं मेरी जिंदगी में मुड़ के देखता हूं तो इस एक लाइन का मुझे सिर्फ एक मतलब समझ आता है, और वो मतलब क्या है, मैं मेरा 100% दूंगा। और जब मैं मेरा 100% दूंगा, जब मैं मेरा 100% दूंगा, उस
उसके बाद भगवान अपना करने का काम शुरू करेंगे। जब मैं रात को सोऊं तो मैं घर जाता हूँ ना, तो मेरे घर पे एक छोटा मंदिर है, मैं जाके बोलता हूँ भगवान जो मैं आज कर सकता था, सवेरे 9:30 बजे गया था, 7:30 बजे लौटा हूँ, और पूरा दिन मैं जो कर सकता था मैंने किया है, अब बाकी आपके हाथ में है। एंड एवरीथिंग हैपेंस फॉर योर गुड, राइट। सो भगवान उसकी मदद करेगा जो अपनी मदद खुद करेगा, और अपनी मदद खुद करने का मतलब मेरी नजर में सीधा और सरल सिर्फ एक मतलब है, आप अपना 100% दीजिए। जो भी काम आप करें, जब भी आप करें, आप चाहे किसी ड्यूटी को निभा रहे हैं, आपको आपके ग्रुप में आप सब लोगों ने गणतंत्र दिवस मनाने के लिए आपको कोई ड्यूटी दिया गया, फिर आपको कोई काम अगर दिया गया तो मतलब फिर आपको रिमाइंडर नहीं भेजना पड़ेगा, आपके पीछे नहीं पड़ना पड़ेगा, आपको याद नहीं कराना पड़ेगा कि आपको ये करना है, आप खुद ब खुद करेंगे जिम्मेवारी के साथ। एग्जाम्स आएंगे तो आप खुद से पढ़ेंगे, खेलने जाएंगे तो 100% खेलेंगे, दोस्तों के साथ हैं तो 100% एंजॉय करेंगे, चलेगा। बट लाइफ में हर पल जो भी आप करें उसको 100% करते चले जाइए ईमानदारी के साथ, यू विल बी अनस्टॉपेबल। और आप अपने पेरेंट्स का, खुद का, और न्यू फ्यूजन का, अनुभूति जी का, सबका नाम रोशन करेंगे आप। और एक और चीज मैंने समझी है, जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं होता। हमारा पास्ट हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता, हमारा पास्ट हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। योर पास्ट कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। तुम्हारा फ्यूचर क्या डिसाइड करेगा? तुम्हारा आज का काम। तो तुम सब आज क्या करते हो वो तुम्हारा आने वाला कल डिसाइड करेगा। चाहो तो अपनी जिंदगी को अभी के अभी एक नई दिशा दे सकते हो, और नई दिशा देने के लिए कुछ बड़ा नहीं करना है, कुछ क्रांतिकारी नहीं करना है। जो भी काम तुम करते हो उन कामों में थोड़ा सा बदलाव लेके आओ, देखो कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में सब बदलने लग जाएगा। हमारे हाथ में सिर्फ एक चीज है, वो है आज, और हमारा हिस्से का आज जो हमें करना है ना, वो काम बस। अगर हमने इसको पकड़ लिया, फ्यूचर की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। फ्यूचर को कंट्रोल करने का सिर्फ एक तरीका है, वो है आज मेरे बस में क्या था और मैंने क्या किया। सो बस आप इतना करते चले जाइए, आई मीन यू गाइस विल रॉक। आप लोग कमाल करेंगे और दुनिया के लिए बहुत अच्छी मिसाल कायम करेंगे। थैंक यू सो मच दीपक जी, थैंक यू सो मच। बहुत सारी चीजें, बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, और कहीं ना कहीं मैं खुद भी अपने आप को मोटिवेटेड महसूस कर रही हूँ आपकी सब बातें सुनने के बाद। क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी जब बहुत सारी दिनचर्या ऐसी हो जाती है कि हम थकने लगते हैं, yes. तो कहीं पर कुछ ना कुछ ऐसी जरूरत पड़ती है कि वो एनर्जी हमें दोबारा मिले और हम दोबारा से उठ के खड़े हो जाएं। मैंने हरिवंश राय बच्चन जी की आज कुछ पंक्तियां सुबह डाली हुई थी अपने गणतंत्र दिवस के मैसेज में कि ना तू थकेगा कभी, ना तू हारेगा कभी, ना तू झुकेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। तो मतलब हमें वो कहीं ना कहीं अपने आप को रोज हमें अपने आप से प्रॉमिस करना होगा कि हम ना झुकेंगे, ना हारेंगे, ना रुकेंगे, हमें बस चलते जाना है और चलते जाना है। yes, absolutely. और बहुत सुंदर आपने बात कही। बच्चों को 100% बच्चों ने बहुत कुछ जाना होगा आज, और गुड़गांव में क्योंकि आज नेटवर्क की बहुत ज्यादा इशू है, तो मेरे बहुत सारे बच्चे आज ज्वाइन नहीं कर पाए हैं इस वजह से। लेकिन क्योंकि आपका ये सब कुछ धरोहर जो है, आपने जो भी बात कही, हमारे पास अब रिकॉर्डिंग है, तो मैं बच्चों के साथ जल्दी से जल्दी इसको शेयर करूंगी, और जैसे ही उनका नेट गेन होता है वो दोबारा से सुन पाएंगे और बहुत सारी चीजें मिल पाएंगी बच्चों को। तो इसी के साथ शायद हम सौरभ के पास दोबारा चलते हैं। सौरभ एक देशभक्ति गीत हमारे लिए लेकर आए थे। सौरभ, सागर, आपके पास मेरी आवाज आ रही है? हाँ सागर, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ दोबारा से एक बार बेटा, आप म्यूटेड हैं बेटा। हाँ जी, यस मैम आ रही है। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है बेटा। सबसे पहले सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आपके समक्ष कुछ गीत प्रस्तुत करना चाहता हूं, और अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ कीजिएगा, क्षमा प्रदान कीजिएगा और अपना आशीर्वाद दीजिएगा। तो स्टार्ट करता हूं। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन,
मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे, जश्न होगा जिंदगी का होंगे सब मगन, होंगे सब मगन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम, सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगीन तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान, तू ही मेरी जान, तू ही मेरी जान। धन्यवाद। बहुत खूब सागर, बहुत सारी शुभकामनाएं सभी को और बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत किए सागर आपने। ऐसे ही गाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। दीपक जी, हमारे साथ पैशन आपकी वजह से हमने करीब, क्योंकि 18 स्टेट्स में हम अभी काम कर रहे हैं, तो जगह जगह से बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और क्योंकि नेटवर्क इशू इतना ज्यादा हो गया है आज, तो बच्चे नहीं ज्वाइन कर पाए हैं बहुत सारे। लेकिन मेरे पास इतने अनगिनत मैसेज हैं इस समय व्हाट्सएप पर कि माँ हमारा नहीं हो रहा है, प्लीज हमें लिंक शेयर कर दीजिए तो हम देख लें। तो मैं पूरा वो रिकॉर्डिंग बच्चों को भेज दूंगी तुरंत। और इसी के साथ बहुत सारा धन्यवाद आपका दीपक जी, आपने अपना कीमती समय निकालकर आप बच्चों के लिए, आपने आज आपने बहुत सारे कार्यक्रम थे तब भी आपने बच्चों के लिए समय निकाला, और आपने इतनी सारी बातें आज बच्चों को बताई हैं कि वाकई में बहुत सारी चीजें बच्चों को सीखने को मिली होंगी, और वो आगे इसको आगे लेकर चलेंगे, सीख को, और आगे बढ़ेंगे। उसी के साथ बहुत सारा धन्यवाद।
और ऐसे ही हम चाहेंगे कि आप हमारे पास कभी ना कभी आते रहें, बच्चों को मोटिवेट करते रहें। वैसे तो जब गुड़गांव में एनजीओ खुलता है तो आप कभी ना कभी आ जाते हैं अपना कीमती समय निकाल कर, बिल्कुल आंटी और सबके साथ, तो बहुत अच्छा लगता है मिलकर। ऐसे ही ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहे, हम आप हमें मोटिवेट करते रहें ऐसे ही, और बच्चों को ऐसे ही मोटिवेट करते रहें। उसी के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Thank you so much to you and thank you so much to like everybody in Neo Fusion and Passion Hub, ये मौका देने के लिए। और आप लोग जो काम कर रहे हैं वो कमाल है, राइट। हम लोग जो भी करते हैं उसके सामने, मतलब अगर हम कंपेयर करें तो जो आप लोग कर रहे हैं वो इनक्रेडिबल है, राइट। तो हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी सपोर्ट, ताकि आप और बहुत सारे लाखों लोगों की जिंदगी में पॉजिटिव सकारात्मक परिवर्तन ला पाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दीपक जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू।